लैक ऑपरॉन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो लैक ऑपरॉन जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इस लैक ऑपरॉन में दोनों टाइप का रेगुलेशन है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी है और नेगेटिव रेगुलेशन भी है। नेगेटिव रेगुलेशन आपको नेगेटिव से पता चल जाएगा कि नेगेटिव क्या करता है, तो किसी भी चीज को रोकता है, पॉजिटिव क्या करता है तो किसी भी चीज को बढ़ावा देता है। क्लियर हो गया? तो लैक ऑपरॉन में जो पॉजिटिव रेगुलेशन है वो किसके द्वारा है, तो सबस्ट्रेट के द्वारा है, और उसमें सबस्ट्रेट क्या था, तो लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या करता है ना कि पॉजिटिव रेगुलेशन करता है, किसका, तो लैक ऑपरॉन का। लेकिन जो नेगेटिव रेगुलेशन है वो रिप्रेसर के द्वारा था। जो आई आप लिखे थे उस आई जो है वो रिप्रेसर है, या आपने इनहिबिटर भी बोला था, तो ये रिप्रेसर हो गया। तो आई रिप्रेसर है, रिप्रेस करना मतलब इनहिबिट कर देना, रोक देना। तो ये जो रिप्रेसर है ये क्या करता है, नेगेटिव रेगुलेशन करता है, ये करता है नेगेटिव रेगुलेशन। ये क्या करता था, ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर लेता था और बाइंड करके उधर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होना था स्ट्रक्चरल जीन का उसको रोक देता था। तो इस लेकर के नेगेटिव रेगुलेशन जो है ये आपका रिप्रेसर के द्वारा है, और वो आई जीन जो इनहिबिटर जीन है उससे वो कोड हो रहा था। और ये रिप्रेसर किसका बना हुआ, तो प्रोटीन का बना हुआ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे यदि इस दो में से कोई एक लेने की बात होगी कि लैक ऑपरॉन को किसके अंदर डाला जाएगा, तो नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर बेस्ट जा सकते हो, क्योंकि रिप्रेसर ऑलवेज एक्टिव होता है। और यहाँ पे तो ये होगा कि लैक्टोज आएगा और नहीं आएगा वाला कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि उस ऑपरॉन का पार्ट ही है रिप्रेसर जीन, तो इसीलिए करके नेगेटिव रेगुलेशन इस पे ज्यादा फोकस करके हम लोग रखते हैं। यदि आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि लैक ऑपरॉन कैसा रेगुलेशन है, तो नेगेटिव रेगुलेशन। लेकिन नेगेटिव रेगुलेशन किसके द्वारा है, तो रिप्रेसर के द्वारा है। रिप्रेसर कौन से जीन से बनेगा, तो इनहिबिटर जीन से प्रोड्यूस होगा, जो कि प्रोटीन का होगा। कोई डाउट नहीं है? अब यहाँ पे एक जो आपका एनसीईआरटी का लाइन्स बड़ा क्लियर लाइन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला है कि ये आपका प्रमोटर है और यहाँ पे इनहिबिटर जीन है या रिप्रेसर जीन है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, और ये आपका स्ट्रक्चर जीन का सिस्टोन हो गया जया। तो एनसीईआरटी क्लियर लिखा कि वेरी लेसर अमाउंट में ये जो ऑपरॉन है ये ऑन रहेगा। वेरी लेसर अमाउंट में ये जो आपका जीन है ये एक्सप्रेस होता रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर जीन है ये एक्सप्रेस होता रहे, ताकि परमेज बनता रहे और लैक्टोज हमेशा अंदर इंटर करता रहे। यानी बहुत कम अमाउंट में इसकी सिंथेसिस, इस जीन के प्रोडक्ट का सिंथेसिस होता रहेगा हमेशा। ठीक है, रेगुलेटिंग है, रेगुलेट किया जाता है, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी एकदम क्लियर लिख दिया कि ये जो आपका लैक ऑपरॉन है ये सेल में बहुत कम अमाउंट में, बहुत लेसर अमाउंट में हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, ताकि जो इस बैक्टीरिया के सेल के बाहर लैक्टोज है उस लैक्टोज को परमेज हमेशा इसको, यदि लैक्टोज है तो इसको पार करवा सके। लैक्टोज नहीं है तब भी ये एक्सप्रेस हो रहा है बहुत कम अमाउंट में। एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि ये बहुत लेसर अमाउंट में ये जो आपका लैक ऑपरॉन होता है ये एक्सप्रेस होता रहता है, ताकि जब भी लैक्टोज आए तो परमेज उसको पार करवा सके। ये एनसीईआरटी का लाइन है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है कि लैक ऑपरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन होता है। नेगेटिव रेगुलेशन रिप्रेसर के द्वारा होता है, और रिप्रेसर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। क्योंकि ये जाकर के क्या होता है, ये जो इनहिबिटर आपका जीन है या रिप्रेसर जीन है, ये रिप्रेसर आई से इंड्यूसर नहीं होगा, इनहिबिटर होगा। तो ये जो रिप्रेसर जीन है इसका एमआरएनए बनेगा, तो रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, रिप्रेसर एमआरएनए, और ये रिप्रेसर एमआरएनए से बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर पे बाइंड करके क्या करेगा, इसको स्विच ऑफ करवा देगा। यानी नेगेटिव फीडबैक डाल दिया, यानी ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, स्ट्रक्चर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को क्या क्या रोक दिया। तो इसलिए करके बोलते हैं कि रिप्रेसर जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक डालता है। इसलिए करके लैक ऑपरॉन नेगेटिव रेगुलेशन भी होता है और लैक ऑपरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है। अब आइए एक आपको लास्ट में आपको पढ़ाते हैं ट्रिप ऑपरॉन, जहां से क्वेश्चन आपका पूछता है और जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए ट्रिप ऑपरॉन के विषय में हम लोग बात करेंगे।
ट्रिप्टोफैन क्या है? तो ट्रिप्टोफैन अप्रोन है। अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के विषय में यदि हम लोग बात करें तो ट्रिप्टोफैन अप्रोन, तो ये आपको पता होगा कि जो ट्रिप्टोफैन है ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन अप्रोन है ये एनाबोलिक अप्रोन है। एनाबोलिक अप्रोन इसका मतलब ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेक अप्रोन को क्या बोले थे? केटाबोलिक अप्रोन। क्यों बोले थे? क्योंकि लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन अप्रोन जो है ये एनाबोलिक अप्रोन है जो कि ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? अब आइए दूसरा, ये जो आपका ट्रिप्टोफैन अप्रोन है ये आपका वहां इंडिसिबल था, यहाँ पे रिप्रेसेबल है। ये रिप्रेसेबल है, रिप्रेसेबल। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ट्रिप्टोफैन बनेगा कि स्विच ऑफ हो जाएगा। वहां इंडिसिबल इसलिए बोलते थे कि जैसे सबस्ट्रेट आता था कि स्विच ऑन हो जाता था। यहाँ पे क्या होगा कि जो आप एनाबोलिक है तो इसके ये जैसे बना कि स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। इसी केस को बोलते हैं रिप्रेसेबल अप्रोन। कोई डाउट नहीं हो गया? आइए, और कोई भी अप्रोन होगा तो उसमें आपके प्रमोटर होंगे, रेगुलेटर जीन होगा, ऑपरेटर होगा और स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो इसमें भी वही बात होगा। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब मैं बना रहा हूं ट्रिप्टोफैन। क्लियर करिएगा? ट्रिप्टोफैन का मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो ट्रिप्टोफैन जो होगा, इस ट्रिप्टोफैन में क्या क्या होगा? तो वो तो ऑपरोन के जितने कंपोनेंट होने उतने तो होने हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा प्रमोटर, और ये जो प्रमोटर होगा ये रेगुलेटर का होगा। क्लियर हो गया? और इधर भी आपका होगा प्रमोटर, और ये जो प्रमोटर होगा ये किसका होगा? तो स्ट्रक्चरल जीन का होगा। और प्रमोटर के बगल में आपका ऑपरेटर रहेगा और इधर स्ट्रक्चरल जीन होगा। क्लियर? जैसे लैक अप्रोन में जो स्ट्रक्चरल जीन था उसमें 3 सिस्टम था। क्या था? जया। तो जया था तो ए क्या था? लास्ट में। इसमें भी वैसे ही शुरू कीजिएगा, लास्ट में ही ए लिखिए। तो ये हो गया सिस्टोन ए। अब इधर से बढ़ते चले जाइए तो इधर हो जाएगा सिस्टोन बी, सिस्टोन सी, सिस्टोन डी एंड सिस्टोन ई। क्लियर हो गया? सब में ऐड कर दीजिए सिस्टोन। अब यदि हम यहाँ पे एकदम क्लियर करिएगा, यहाँ पे ऐसे करके एकदम इसको साफ साफ लिख करके आपको दिखाते हैं। तो इधर से यदि आप लिखे ए इधर होना चाहिए तो इधर ई से शुरू कीजिए। तो सिस्टोन ई, सिस्टोन डी, सिस्टोन सी, सिस्टोन बी एंड सिस्टोन ए। तो आपको बोलेगा कि लैक अप्रोन में कितने सिस्टोन थे? कितने? 3 सिस्टोन थे। ये लैक अप्रोन नहीं है, ये ट्रिप्टोफैन है। लैक अप्रोन में 3 सिस्टोन थे, और जो ट्रिप्टोफैन यदि कोई बोलेगा तो आपके कितने सिस्टोन हो गए? 5 सिस्टोन। तो यहाँ पे 5 सिस्टोन जो है ये मिल करके स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। ये आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें 5 सिस्टोन है। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रिप्टोफैन का जो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें 5 सिस्टोन है। सिस्टोन ई, सिस्टोन डी, सिस्टोन सी, सिस्टोन बी, सिस्टोन ए। इधर से करें तो ए बी सी डी ई तक है। कोई डाउट नहीं है? ये आपका हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपका रेगुलेटर है ये रेगुलेटर क्या करेगा कि रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा। क्लियर हो गया? ये रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा। यहाँ पे इस तरीके का ये रेगुलेटर प्रोटीन बना दिया। इसको बोलते एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर। और ये होता है इनएक्टिव। इट मीन्स कि ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। कोई डाउट नहीं है? इसका मतलब हो गया कि जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर जो प्रोटीन बना रहा है उस प्रोटीन का क्या नाम है? एपोरिप्रेसर नाम है। और ये एपोरिप्रेसर क्या होता है? तो इनएक्टिव होता है। क्लियर हो गया? जब ये इनएक्टिव है तो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं किया हुआ है। तो ऑपरेटर पे जब नहीं बाइंड किया हुआ है तो इस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर लेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज
बाइंड कर लिया इस प्रमोटर पे। इस ऑपरेटर पे यदि कोई आ करके बाइंड कर लेगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि ये एपो रिप्रेशर यहाँ पे फेल्स टू बाइंड, इनएक्टिव ऐसे के फेल्स टू बाइंड, यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाया, फेल्स टू बाइंड, तो इसलिए करके क्या हुआ कि ये आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बाइंड किया जो कि स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर है, और ये मूव कर गया स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर गया, मूव कर गया। तो आरएनए पॉलीमरेज जब मूव किया तो इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल जीन का सिस्टोन है, इस सिस्टोन का बन गया होगा एमआरएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, एमआरएनए। पढ़ा रखा हूं पहले, ये बन गया एमआरएनए, और इस एमआरएनए पे 5 सिस्टोन होगा। कौन कौन सा सिस्टोन होगा, तो सिस्टोन ई होगा, सिस्टोन डी होगा, सिस्टोन सी होगा, सिस्टोन बी होगा और सिस्टोन ए होगा, यानी पॉलीसिस्टोनिक हो गया। और बैक्टीरिया के केस में ही पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मिलता है, आपका यूकैरियोट में कभी भी पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए नहीं मिलता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये आपका बन गया एमआरएनए। अब प्रत्येक जो सिस्टोन है उससे एक एक प्रोटीन बन जाएगा। क्लियर हो गया। पहले आता था 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट, ये कौन दिया है, बीडल एंड टोटम। कौन दिया है, बीडल एंड टोटम। क्या दिया है, 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट। लेकिन बाद में उसको बदल करके ये लेके आया गया कि 1 सिस्टोन 1 प्रोटीन कॉन्सेप्ट। एक सिस्टोन से 1 जीन 1 एंजाइम, तो मतलब एक जीन है तो एक प्रोटीन बनाया होगा, उससे एक एंजाइम बना होगा। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट आ गया, बोला नहीं जीन एक ही होगा, बहुत सारा प्रोटीन बन सकता है उससे। अब वहां पर एक जीन से एक प्रोटीन और एक प्रोटीन से एक एंजाइम, बीडल एंड टोटम बोला। 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट गिवन बाय बीडल एंड टोटम, यह हाइपोथेसिस है, बीडल एंड टोटम, बार बार बोल रहा हूं। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि नहीं, अब वो बात नहीं होगी। अब हो गया कि जीन होगा, उसमें बहुत सारे सिस्टोन होगा, वो बहुत पॉलीपेप्टाइड बना सकता है। तो अब हो गया 1 सिस्टोन 1 पॉलीपेप्टाइड, 1 सिस्टोन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी सिस्टोन इस एमआरएनए पे होगा उतना पॉलीपेप्टाइड बनेगा और उतना एंजाइम बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो अभी आपका जो ई है, ये सपोज P1 प्रोटीन बना दिया, ये P2 प्रोटीन बना दिया, ये P3 प्रोटीन बना दिया, ये P4 प्रोटीन बना दिया और ये P5 प्रोटीन बना दिया, और ये जो प्रोटीन बना होगा ये प्रोसेस चला होगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज मूव किया तो ट्रांसक्रिप्शन से बन गया एमआरएनए, और एमआरएनए जब बन जाएगा तो इससे राइबोसोम बाइंड करके इसको क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करवा देगा। अब इस प्रोटीन की जब फोल्डिंग होगी, ये प्रोटीन जब फोल्ड करेगा तो ये एंजाइम बनाएगा। इसकी जब फोल्डिंग होगी तो ये एंजाइम बनाएगा। तो P1 सपोज दैट E1 एंजाइम बना दिया, P2 E2 एंजाइम बना दिया, P3 E3 एंजाइम बना दिया, P4 E4 एंजाइम बना दिया और P5 E5 एंजाइम बना दिया। कैसे बना दिया, तो फोल्डिंग करके। यानी प्रोटीन की जब फोल्डिंग हुई, यानी यदि आप बात करोगे कि ये आपका एक प्रोटीन हो गया, क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, आपका प्रोटीन हो गया। स्टेट चेन है, ये आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये एंजाइम अभी एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता, अब इसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड। अब इसको क्या किया हम लोग ने, फोल्ड कर दिया। अब ये जो हमारी फोल्डिंग होगी, तो ये फोल्डिंग जो हो जाएगा तो ये 3D फोल्डिंग हो गया। कौन सा फोल्डिंग हो गया, 3D फोल्डिंग हो गया। अब ये फोल्डिंग हो करके अब आपका एंजाइम का फॉर्मेशन किया। अब इसमें ये जैसा फोल्डिंग होगा उसी टाइप का चीज इसमें घुसेगा, और वो हो जाएगा सबस्ट्रेट, और वो टूट जाएगा किसी प्रोडक्ट में। तो ये जो आपका प्रोटीन था इसको हम लोग फोल्ड कर दिए तो क्या बन गया, एंजाइम बन गया, और ये 3D एंजाइम हो गया। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी। क्लियर हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसलिए करके इसको हम लोग बोलते हैं कि ये 3D स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे बोला कि ये प्रोटीन जो बना, ये प्रोटीन फोल्ड होकर के क्या बन गया, एंजाइम बन गया। अब ये पांचों एंजाइम मिल करके, ये जो पांचों एंजाइम है ये आपस में मिल करके आपका क्या बना दिया, तो ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया, तो ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कर दिया। अभी अभी मैं बोला था कि ट्रिप्टोफैन ऑपरोन जो है वो रिप्रेसेबल ऑपरोन है। क्यों रिप्रेसेबल, ये ट्रिप्टोफैन जैसे बना
ये जाकर के एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव जैसे होगा तो कहाँ आ जाएगा, ऑपरेटर पे आ जाएगा। ये एपो रिप्रेसर अभी क्या है, इनएक्टिव है, अकेले है तो क्या है, इनएक्टिव। जैसे यहाँ से ट्रिप्टोफैन बनेगा और बन करके जाकर के उस पर बाइंड करेगा तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, एक्टिव। अकेले एक्टिव नहीं होगा, सिक्का का दो पहलू है, यदि दोनों पहलू सिक्के पे होगा तो चलेगा और नहीं होगा तो नहीं चलेगा। हेड को अलग कर दीजिए और टेल को, यानी एक 5 रुपये का सिक्का है वो 10 रुपये में बिक जाएगा, दोनों को अलग कर दीजिए, एक 5 रुपये का अलग से गुपचुप हो गया, एक 5 रुपये का अलग से गुपचुप हो गया। ये पता चला कि इसको अलग करने के चक्कर में लोभ में ये भी चला गया, जो 5 था अपना वो भी चला गया, वो 10 बना भी नहीं। तो इसका मतलब होगा कि एक सिक्के को यदि चलाना है तो दोनों रहेगा तब चलेगा। वही बात यहाँ पे, एपो रिप्रेसर अकेले है तो इनएक्टिव है, और यदि अब को रिप्रेसर यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो ये को रिप्रेसर का काम करेगा, को मतलब साथ में आएगा तब रिप्रेसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन बना है ये ट्रिप्टोफैन एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, तो ये एपो रिप्रेसर जो आपका है, ये एपो रिप्रेसर इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर एपो रिप्रेसर का, और ये को रिप्रेसर जो है ये आपका ट्रिप्टोफैन, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये जाके इसमें फिट बैठ गया, ये आपका है ट्रिप्टोफैन। और ये जब एपो इसको ट्रिप्टोफैन इसको बोलते हैं को रिप्रेसर, ट्रिप्टोफैन इज द को रिप्रेसर, ये है आपका को रिप्रेसर। को रिप्रेसर किसको बोलोगे, ट्रिप्टोफैन को। ये स्ट्रक्चर किसका है, ट्रिप्टोफैन का, तो ट्रिप्टोफैन क्या कहलाएगा, को रिप्रेसर। ये ट्रिप्टोफैन जो है ये को रिप्रेसर, कोई डाउट। तो को मतलब क्या होता है, साथ, तो को रिप्रेसर किसके साथ आया, एपो रिप्रेसर के साथ आया। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये अब एक्टिव हो गया, और यहां पे वही होता है कि अपने एक्टिव होगा तो दूसरे को ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ये आपका जो दोनों स्ट्रक्चर जब साथ में आया, एपो रिप्रेसर एंड को रिप्रेसर जब साथ में आया, तो ये अब आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो एक्टिव हो गया। लेकिन जब एपो रिप्रेसर अकेले था तो क्या था, इनएक्टिव था। एपो रिप्रेसर अकेले था तो क्या था, इनएक्टिव था और बाइंड नहीं कर पा रहा था कहां पे, ऑपरेटर पे। लेकिन जब एपो रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन जो को रिप्रेसर है उसके साथ बाइंड कर लिया, तो अब क्या हो गया, एक्टिव। और एक्टिव जैसे हुआ तो ये कहां बाइंड कर लेगा, तो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। और ऑपरेटर पे जब ये बाइंड करेगा तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। अब यहां से ये चीजें नहीं होगी, अब ये फेल्स टू बाइंड वाला बात अब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अब ये स्टेप इधर आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेटर पे जब ये बाइंड करेगा तो इस तरीके से ये बाइंड कर लेगा, यहाँ पे इस तरीके से ये बाइंड कर लेगा एक्टिव वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि इसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। अब ये आगे मूव नहीं करेगा, अब ये आगे मूव नहीं करे, कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यदि मूव नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा, और फोल्डिंग भी नहीं होगा, ये एंजाइम भी नहीं बनेगा, तो ट्रिप्टोफैन का बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी ट्रिप्टोफैन प्रोडक्ट बना, ट्रिप्टोफैन प्रोडक्ट बना और स्विच को क्या करवा दिया, ऑफ, इसलिए करके क्या बोलते हैं, रिप्रेसर। अब एक और चीज से देखिए, यदि ये रेगुलेटर जीन है, ये आपका एपो रिप्रेसर बना रहा है, तो ये आपका इसके ऊपर में बाइंड नहीं कर पा रहा है। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार रिटर्न लेके चल रहा है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बाइंड नहीं कर पा रहा है। ध्यान से देखिए, एक साइड से चल रहा है, ये इससे फेल्स टू बाइंड, ये बाइंड नहीं कर पा रहा उससे, तो बाइंड नहीं कर पा रहे, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर गया, मूव कर गया। आरएनए पॉलीमरेज मूव कर गया तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, तो फोल्डिंग हो जाएगा, तो ये एंजाइम जो है ये ट्रिप्टोफैन बना देगा। ये केस हो गया पहला। अब ये जब ट्रिप्टोफैन बन गया तो ये ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर है, ये किसके साथ बाइंड कर लिया, तो एपो रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लिया, और एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर मिल करके क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और अब ये जाकर के यहाँ पे बाइंड करके इस सारे प्रोसेस को रोक देगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको करके दिखाते हैं। ये जो रेगुलेटर जीन था, ये जो रेगुलेटर जीन था, ये आपका बना रहा था क्या, तो रिप्रेसर, ये बना रहा था रिप्रेसर, ये बना रहा था रिप्रेसर। और ये जो रिप्रेसर आपका बना रहा था, ये ब्लैक से था, ये जो रिप्रेसर आपका बना रहा था, ये रिप्रेसर था इनएक्टिव। ये रिप्रेसर क्या था बच्चे, इनएक्टिव, ये रिप्रेसर आपका था इनएक्टिव। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन बना, स्ट्रक्चरल जीन जो है,
स्ट्रक्चरल जीन दिख रहा होगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल जीन जो है ये बनाया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं कोरिप्रेशर। ये है ट्रिप्टोफैन जो है ये है कोरिप्रेशर, कोरिप्रेशर। तो ये रिप्रेशर एंड कोरिप्रेशर आपस में, ये कोरिप्रेशर इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब ये रिप्रेशर एंड कोरिप्रेशर बाइंड किया तो स्ट्रक्चर ऐसा बन गया आपका। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये एक्टिव हो गया, अब ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा। तो इसका मतलब हो गया ये जो ट्रिप्टोफैन का ये प्रोडक्ट था, स्ट्रक्चर जीन का क्या था, ट्रिप्टोफैन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जैसे ही बना कि स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसका मतलब यहाँ पे रिप्रेसेबल ये इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट बना और स्विच क्या हो गया, ऑफ। इसका मतलब ये हो गया ट्रिप ऑपरेशन में क्या होगा, यदि प्रोडक्ट प्रेजेंट तो स्विच क्या होगा, ऑपरेशन का स्विच क्या होगा, तो स्विच ऑफ हो जाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं रिप्रेसेबल, इसको रिप्रेसेबल इस लेकर के बोलना है, क्लियर। यदि प्रोडक्ट एब्सेंट है, यानी प्रोडक्ट जो है, यदि प्रोडक्ट एब्सेंट है तो स्विच क्या होगा, तो स्विच ऑन हो जाएगा। यानी ट्रिप्टोफैन यदि नहीं है, सेल नहीं बनाया है, बैक्टीरिया नहीं बनाया है, तो स्विच क्या होगा कि ऑन रहेगा। यदि आपका प्रोडक्ट एब्सेंट है तो स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा। यानी ऑन रहने का मतलब ट्रिप्टोफैन बनेगा। लेकिन यदि ट्रिप्टोफैन बन गया है तो इसका मतलब उसका स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ये जो ट्रिप्टोफैन है ये को रिप्रेशर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, तो ये ट्रिप्टोफैन को रिप्रेशर है, ये को रिप्रेशर नहीं दिख रहा, को रिप्रेशर है, अभी तो उधर लिख भी दिया को रिप्रेशर। तो ये को रिप्रेशर और ये एपो रिप्रेशर, आपको पूछता है कि एपो रिप्रेशर किसका प्रोडक्ट है, तो रेगुलेटर जीन का प्रोडक्ट है। अब को रिप्रेशर क्या, तो प्रोडक्ट है, कोरिप्रेशर क्या, प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन इज अ कोरिप्रेशर और रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट है वो एपोरिप्रेशर, और एपोरिप्रेशर और कोरिप्रेशर जब कंबाइन करता है तो आपका फॉर्म कर देता है क्या, तो एक्टिव रिप्रेशर। कौन सा रिप्रेशर, एक्टिव रिप्रेशर। जब दोनों मिलता है, एपोरिप्रेशर और कोरिप्रेशर मिलता है, तब एक्टिव रिप्रेशर का फॉर्म होता है और वो ऑपरेटर पे बाइंड करके उसको क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है, और ये सारे स्टेप को क्या करता है, रोक देता है। तो बोलते हैं कि स्विच ऑफ कर दिए, तो दिक्कत नहीं। तो यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाता है, यदि आपको ट्रिप ऑपरेशन में प्रोडक्ट प्रेजेंट, पी से प्रोडक्ट हो प्रेजेंट, तो स्विच क्या होगा, ऑफ। यदि बोलेगा प्रोडक्ट एब्सेंट तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट आपका लगता है और इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे नहीं लिखता। एपो रिप्रेशर और को रिप्रेशर का ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ट्रिप्टोफैन इज को रिप्रेशर और रेगुलेटर जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो एपो रिप्रेशर। ये थोड़ा सा और यहाँ पे जगह को क्लियर करके आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछता है उस जगह से हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। आइए इसको एक आध बार, यदि आपको फर्स्ट टाइम में यदि कोई नए बच्चे होंगे एकदम, तो उसको यदि नहीं समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा रिप्ले करके देखिएगा, तो 2 बार में जरूर ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट होता है, उधर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पे रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट है, रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट है, जीन का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कहलाता है एपो रिप्रेशर। एपो रिप्रेशर जो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने का मतलब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा, यानी नॉट कैपेबल टू बाइंड इन ऑपरेटर रीजन, यानी ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। नॉट बाइंड इन ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर नॉट बाइंड इन ऑपरेटर, तो ऑपरेटर पे ये बाइंड नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया। अब इधर से क्या होगा कि रेगुलेटर जीन के बाद यदि आपका स्ट्रक्चरल जीन है, उसी में स्ट्रक्चरल जीन जिसमें सिस्टोन ई, सिस्टोन डी, सिस्टोन सी, सिस्टोन बी एंड सिस्टोन ए था, ये स्ट्रक्चरल जीन का जो सिस्टोन है ये आपस में मिल करके एंजाइम बनाया था E1, E2, E3, E4 एंड E5,
और ये पांचों एंजाइम मिल करके क्या बना दिया था, तो ट्रिप्टोफैन। जो ये ट्रिप्टोफैन होगा, ये जो ट्रिप्टोफैन होगा, ये ट्रिप्टोफैन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कोरिप्रेसर। ये ट्रिप्टोफैन जो होगा ये हो जाएगा आपका कोरिप्रेसर। कोरिप्रेसर। अब ये जो एपोरिप्रेसर है, तो इसका स्ट्रक्चर सपोर्टेड, एपोरिप्रेसर का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया, तो अब इसी का कंप्लीमेंट्री होगा ट्रिप्टोफैन, और ये आपका होगा कोरिप्रेसर। अब ये एपोरिप्रेसर ये है और कोरिप्रेसर ये है। एपोरिप्रेसर और कोरिप्रेसर, कोरिप्रेसर आपका यहाँ पे है, ट्रिप्टोफैन इज द कोरिप्रेसर। ट्रिप्टोफैन जो आपका है ये कोरिप्रेसर है, ये आपका कोरिप्रेसर का केस हो गया, ये आपका कोरिप्रेसर हो गया। तो एपोरिप्रेसर और कोरिप्रेसर आपस में क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और बाइंड करने के बाद जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर एक्टिव रिप्रेसर हो जाएगा। ये जो रिप्रेसर बनेगा, कैसा रिप्रेसर बनेगा, तो ये एक्टिव रिप्रेसर बनेगा, एक्टिव रिप्रेसर, एक्टिव रिप्रेसर। और अब ये एबल टू क्या होगा, बाइंड विथ, दिख रहा होगा, बाइंड विथ ऑपरेटर। अब ये एक्टिव रिप्रेसर जो है ये बाइंड कर लेगा कहां पे, तो ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर पे यदि ये बाइंड कर लिया तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, अपरोन का स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर बोला कि जो रेगुलेटर जीन है उसका प्रोडक्ट एपोरिप्रेसर होगा, जो इनएक्टिव होगा और नॉट बाइंड विथ किसके साथ, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ऑपरेटर के साथ यदि बाइंड नहीं कर पाएगा तो स्विच, ऑपरेटर पे यदि बाइंड नहीं किया तो स्विच क्या होगा, ऑन, स्विच ऑन हो जाएगा। और दूसरे साइड से जो स्ट्रक्चरल जीन है उसका यदि प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट से बनेगा ट्रिप्टोफैन। तो ये जो ट्रिप्टोफैन जो आपका बन रहा है, ये ट्रिप्टोफैन आपका क्या कहलाएगा, तो कोरिप्रेसर कहलाएगा। तो एपोरिप्रेसर एंड कोरिप्रेसर बाइंड करके एक्टिव रिप्रेसर बना देगा, जो बाइंड कर लेगा कहां पे, तो ऑपरेटर पे, जिसके कारण स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अकेले यदि एपोरिप्रेसर है तब तो स्विच ऑन रहेगा, और एपोरिप्रेसर और कोरिप्रेसर दोनों आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज दैट दिस वन इज द ट्रिप्टोफैन, दिस वन इज द एपोरिप्रेसर। तो ये अकेले एक्टिव नहीं है, अकेले एक्टिव नहीं है, लेकिन जब दोनों एक साथ में आ गया, बाइंड कर लिया, तो अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो इसी को आप लोग बोलते हो क्या, तो स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब दोनों बाइंड करते तो स्विच ऑफ। तो इतना आप रखेंगे दिमाग में, यही से आपका क्वेश्चन पूछा, ये बन जाएगा। क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HGP। जीनोम में पहले भी बता रखा हूं, मेंडेलियन जेनेटिक्स से पढ़ा तो बताया था जीनोम। जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम, जो गैमेट की मदद से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और जिसके पास बॉडी को बनाने का सारा जीन प्रेजेंट हो। यदि एक जीनोम है तो उसके पास बॉडी का हर एक पार्ट बनाने का जीन उस जीनोम के पास में प्रेजेंट है। उसी को हम लोग को क्या करना है, सीक्वेंस करना है। किसमें करना है, तो ह्यूमन में करना है। ऐसा नहीं कि जीनोम की सीक्वेंसिंग केवल ह्यूमन का हो रखा है, अदर ऑर्गेनिज्म अदर देन ह्यूमन का भी हो रखा है। जैसे ई कोलाई का हो रखा है, जैसे टी.एच. मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था फ्रूट फ्लाई, उसका भी हो रखा है, ड्रोसोफिला जिसको आप बोलते थे। प्लांट में यदि बात करोगे तो राइस का हो रखा है। एरोडोक्सिस जो है, एरोडोक्सिस प्लांट है और उसमें सबसे कम क्रोमोसोम मिलता है, तो उसका सीक्वेंसिंग सबसे पहले प्लांट में हुआ है। यदि किसी प्लांट में यदि आपको पूछे कि किस प्लांट का सीक्वेंसिंग सबसे पहले हुआ है, तो एरोडोक्सिस का हुआ है। सी इलिगेंस का हो रखा है, जो निमेटोड्स है, जो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड्स है, उसका नाम है सी इलिगेंस। तो मैं बाद में इसको यहाँ पे लिख करके आपको बता दूं। ऐसा नहीं कि केवल ह्यूमन के ही जीनोम का सीक्वेंस हो रखा है, अदर भी ऑर्गेनिज्म का, अदर देन ह्यूमन का भी सीक्वेंसिंग हो रखा है। प्लांट में दो प्लांट आपको याद रखना, राइस एंड एरोडोक्सिस। एरोडोक्सिस क्या है, तो वो आपका फर्स्ट प्लांट है जिसको सीक्वेंस किया गया। क्लियर हो गया। फ्रूट फ्लाई टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, जिसको आप ड्रोसोफिला भी बोलते हो, उसकी भी सीक्वेंसिंग हो गया है। ह्यूमन बीइंग का तो हो ही गया। ह्यूमन बीइंग और बैक्टीरिया में आपका ई कोलाई, उसका भी सीक्वेंसिंग हो रखा है। तो आइए हम लोग पहले यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखेंगे कि इसको सीक्वेंसिंग कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, हिस्ट्री भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ये आपका 13 साल का समय लग गया इसको कंप्लीट होने में। तो शुरू कब हुआ, 1900
90 में शुरू हुआ, फिनिश कब हुआ? 13 साल जोड़िएगा तो 2003 में जाकर के फिनिश हो गया। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया था कब? तो 1990 में, और फिनिश हुआ ये कब? तो 2003 में जाकर के फिनिश हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये आपका लॉन्च कब किया गया? तो 1990 में लॉन्च किया गया और 2003 में जाकर के ये फिनिश्ड हुआ। लेकिन ये बोलता है कि फिनिश हुआ 2003 में, लेकिन लास्ट क्रोमोसोम जो 1 नंबर क्रोमोसोम थी उसकी सीक्वेंसिंग फिनिश हुई थी 2006 में। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फिनिश मान लिया गया था कब? 2003 में। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। इसको बोला जाता है कि ये मेगा प्रोजेक्ट था, क्योंकि बहुत सारे कंट्री, बहुत सारा रुपया लगा था, बहुत सारा रिसोर्सेस यूज किया गया था, इस लेकर के इस प्रोजेक्ट को क्या बोला जाता है? मेगा प्रोजेक्ट। क्योंकि ये अकेले कंट्रोल नहीं हुआ था, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ी थी, तो इस लेकर के इस प्रोजेक्ट का नाम है मेगा प्रोजेक्ट। इसमें जो मेनली जो शुरू से जो इसको हैंडल कर रहा था उसमें 3 था। यूएसए का जो था डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी, यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और यूएसए का ही था एनआईएच। ये जो हो गया एन से न्यूट्रिशन, इंटरनेशनल हेल्थ। क्लियर हो गया? तो एनआईएच भी कहां का था? यूएसए का लगा हुआ था। कोई डाउट नहीं है? ये भी इंस्टीट्यूट है, एनआईएच इंस्टीट्यूट है। ऐसे इंडिया में भी एनआईएच इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो आपका हैदराबाद में सिचुएटेड है। लेकिन ये एनआईएच है, ये हैदराबाद वाला एनआईएच नहीं है, ये एनआईएच यूएसए वाला। डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी एंड एनआईएच शुरू में ही इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ था। क्लियर हो गया? बाद के समय में इसमें आ गया था, कौन आ गया इसी प्रोजेक्ट में? एड हुआ यूके का कौन सा? तो वेलकम ट्रस्ट। लेकिन मेन यही जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ द एनर्जी, एनआईएच एंड वेलकम ट्रस्ट इस मेगा प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था। क्लियर हो गया? और उसके बाद इसमें जैसे बोला था कि कारवां चलता गया, आदमी जुड़ते चला गया, उसी तरीके से जब कारवां की शुरुआत हुई थी तो कारवां शुरुआत करने में कम ही आदमी रहते हैं, बाद में वो क्या होता है? समूह बनता चला जाता है। तो अभी इस मेगा प्रोजेक्ट को यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनआईएच मिलकर के हैंडल कर रहा था। तो कुछ समय के बाद यूके का वेलकम ट्रस्ट इसमें ऐड हो गया, और बाद में धीरे धीरे चल करके जापान ऐड हो गया, फ्रांस ऐड हो गया, उसके चाइना ऐड हो गया, एंड ईटीसी। कोई डाउट नहीं है? तो यानी शुरुआत इन लोगों ने मिलकर किया और बाद में इन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और उसमें जोड़ता चला गया और काम को आसान कर दिया। ये हिस्ट्री चल रहा है अभी आपका। तो आपको बोलेगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ वो कब हुआ? तो 1990 में लॉन्च किया गया और फिनिश कब हुआ? तो 2003 में जाकर के फिनिश हो गया। तो टोटल टाइम कितना साल लग गया? तो 13 ईयर का प्रोजेक्ट हो गया, 13 ईयर्स। कोई डाउट नहीं है? ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, इस मेगा प्रोजेक्ट का खर्च का कैलकुलेशन किया जाए कितना खर्च आएगा, तो इसमें खर्च जो बैठा, तो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए, एक बेस पेयर को यदि आप सीक्वेंस करना चाहते हैं ह्यूमन बीइंग का, तो सीक्वेंस करने के लिए $3 यूएसए डॉलर 3 यूएसए डॉलर की जरूरत पड़ी। क्लियर हो गया? कितना? तो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 की जरूरत पड़ी। $3 का, $3। कोई डाउट नहीं है? अब आइए बात करते हैं
कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3, ये सिंबल किसका है? तो डॉलर का सिंबल है। क्लियर हो गया? $3 की जरूरत पड़ी। और ह्यूमन के जीनोम में, हैप्लॉइड सेट ऑफ द ह्यूमन जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है हैप्लॉइड में। क्लियर हो गया? तो एक बेस पेयर का कॉस्ट आ रहा है $3। तो ये जो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है, तो इसको 3 से गुना कर दिया जाएगा। तो टोटल कॉस्ट यदि ह्यूमन जीनोम का यदि हम लोग सीक्वेंस करें, तो टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट यदि हम लोग कैलकुलेट करें, तो ये 3 × 3 या गुने 10⁻⁹ यानी $9 बिलियन हो गया। $9 बिलियन, $9 बिलियन US डॉलर। कोई डाउट इसमें? तो एकदम कैलकुलेशन बड़ा क्लियर है। कभी कभी पूछ देता है, ये आपका $9 बिलियन US के पास में आ गया। कैसे? तो कैसे निकाले? तो एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 की जरूरत थी। तो ह्यूमन जीनोम में टोटल बेसिस, हैप्लॉइड सेट में जो टोटल बेसिस है वो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल काउंट एक बेस पेयर का सीक्वेंस का अमाउंट हमको पता है। तो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का यदि हमको अमाउंट निकालना है, तो उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो वो $9 बिलियन US के बराबर हो गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे आइएगा। अब यहां से ये बातें हुई, ये इंफॉर्मेशन आपके पास में, इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाया जा रहा है। अब आइए, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जो आपने इस बेस का सीक्वेंस किया है, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का जो सीक्वेंस किया है, यदि उस सीक्वेंस को हम लोग बुक के फॉर्मेट पे ले जाएंगे, तो बुक का फॉर्मेट जब हम लोग उस सीक्वेंस, उस इंफॉर्मेशन का यदि बुक बनाए, लिखना शुरू करें उस इंफॉर्मेशन को, ये जो हमारा इतना बेस पेयर का जो सीक्वेंसिंग हुआ है उसके इंफॉर्मेशन को लिखना शुरू करेंगे, तो 1 पेज में 1000 लेटर्स होंगे। 1000 लेटर्स होंगे। 1 पेज में 1000 लेटर्स होंगे। क्लियर हो गया? यानी एक पेज में 1000 लेटर्स होंगे। क्लियर हो गया? आइए, तो इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन यानी 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का जो इंफॉर्मेशन मेरे पास में मिलेगा, उसको हम लोग अब उस इंफॉर्मेशन का बुक बनाना चाह रहे हैं। तो एक पेज में 1000 लेटर्स होगा। कोई डाउट नहीं है? और सुनिएगा, एक बुक में इस तरह के 1000 लेटर वाले 1000 पेज होंगे। नया समझ में? तो यानी एक पेज में 1000 लेटर होंगे। और यदि हम एक बुक बनाएंगे तो उस एक बुक में ऐसे 1000 लेटर वाले 1000 पेज होगा। और ऐसे 1000 पेज वाले 3000 बुक बन जाएगा मेरा। ये 1000 पेज वाला मेरे पास में 3000 बुक्स बन जाएंगे। नया समझ में? क्लियर हो गया एकदम? तो यदि आपको कोई पूछे, ये एकदम एनसीईआरटी का सारा जगह है, इसलिए कि मैं फोकस करके बता दे रहा हूं। कभी कभी होता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। यदि आप ये जो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का यदि आप सीक्वेंस करते हो, उस सीक्वेंस को यदि आप बुक के फॉर्मेट पे लाना चाहते हो, तो पहले एक पेज में 1000 लेटर होगा, और वो 1000 लेटर वाला जो पेज होगा वैसा होता है 1000 पेज को जोड़ दीजिएगा तो एक बुक बन जाएगा। और वैसे 1000 पेज वाले कितने बुक बनेंगे? तो 3000 बुक का फॉर्मेशन होगा। वैसे 1000 पेज वाला 3000 बुक्स बनेंगे आपके। क्लियर हो गया? ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 3 से बहुत लगाव है, हम आगे बता देंगे। इस 3 से बहुत क्वेश्चन बनेगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को
तीन से बहुत लगाव है और मैं इसको आपको क्लियर करके बता दूंगा कि ये तीन से क्यों लगाव है। सबसे पहले यही जोड़ लीजिए कि ये 1 2 3 यहीं से शुरू कर दिया। देखिए फिनिश कब किया है? 2003। कितना यूएस डॉलर लग रहा है? तो 3 यूएस डॉलर लग रहा है। कितना बेस पेयर है? तो 3 गुने 10 के पावर 9, यानी ये 3 को छोड़ नहीं रहा है। 3 गुने 10 के पावर 9 बेस पेयर, तो 3 का लगाव यहाँ पे दिख रहा है। 3 है या 3 का मल्टीप्लाई है। बुक कितना है? 3000 बुक है। आगे भी आएगा इस तरह का बहुत सारा दिखाएंगे कि 3 का कितना लगाव है, वो आपको बता देगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। कॉन्सेप्ट तो अब चलेगा आपका, जो आपको बताया जाएगा। अच्छा जी, अब जो आपका है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिए ह्यूमन के लिए H, जीनोम के लिए Z और प्रोजेक्ट के लिए P, और उसका गोल क्या है। मतलब कोई काम आप जब करते हैं तो उसमें कोई उद्देश्य होता है, तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने के पहले गोल को फिक्स किया गया था। तो उसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से आता है, याद नहीं रखना है, हम आपको बता देते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला एम था, उद्देश्य था जीन का पता लगाना। तो पहले आप जीन लिख लीजिए, पहले आप जीन लिख लीजिए, जीन। और इसको इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था कि जीन का पता लगाना, और वो जो जीन था वो 20,000 से लेकर के 25,000 तक था। तो 20,000 से 25,000 जीन का पता लगाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था। क्लियर हो गया? तो यानी इसका मतलब हो गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था कि जीन का पता लगाना, और वो जीन का नंबर कितना था? 20,000 से लेकर के 25,000 तक। क्लियर हो गया? जब जीन का पता लग गया तो उस जीन में बेस का सीक्वेंस क्या है, बेस का सीक्वेंस क्या है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? सीक्वेंसिंग किया। सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग किसका सीक्वेंसिंग किया? जीन का सीक्वेंसिंग किया कि उस जीन में कौन कौन सा बेस है और क्या उसका सीक्वेंस है। जैसे आप लिखते हैं सपोज दैट वाटर, तो सपोज दैट वाटर एक जीन है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके के कितने वर्ड आपके इंग्लिश में वर्ड है, यदि कोई बुक है तो आप उसमें सबसे पहले वर्ड पता किए, उसके बाद वर्ड वाटर जाने, फिर उस वाटर में क्या क्या अल्फाबेट होगा वो जानोगे, तब तो उसको लिखोगे। तो पहले वर्ड जानना जरूरी है, देन अल्फाबेट उसमें आप लिखोगे। क्लियर हो गया? उसी तरीके से हम पहले पता किए कि जीन, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसको वर्ड पता होगा लेकिन लिखने बोलोगे तो लिख नहीं पाएगा। जैसे हिंदी सब बोल लेता है, अपने इंडिया का बात करें, लेकिन यदि उसको एक मूर्ख आदमी को बोला जाए कि आप जो बोल रहे हैं उसको लिख दीजिए, तो लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा। लेकिन वर्ड तो वो जान रहा है। उसी तरीके से जो बाहर में पैदा लिया, जहाँ का इंग्लिश मातृभाषा होगा, तो वो बच्चा तो इंग्लिश बोल लेगा लेकिन लिखने में तो उसको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वर्ड तो उसको पता चल गया। तो वही बात यहाँ पे है कि हमने, मेरा गोल हुआ कि हम जीन पता कर लिए, और जीन हो गया 20,000 से लेकर के 25,000 जीन तक हम लोग ने क्या किया कि पता लगा लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। जीन का क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई कर लिया। कितना जीन का आइडेंटिफाई कर लिया? तो 20,000 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई कर लिया। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आप वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिए, अब जब आप वर्ड जान गए तो अब यदि आप उसको लिखना चाहोगे तो लिखने के लिए आपको अल्फाबेट जानना जरूरी पड़ेगा कि उसका सीक्वेंस क्या होगा।
वाटर है तो कौन कौन से अल्फाबेट को लेने से वाटर बनेगा। उसी तरीके से जो 20,000 से 25,000 जो आप बेस, ये आपका जो जीन है, उस जीन में जो आपका बेस का सीक्वेंस है क्या होगा। और डीएनए होगा तो डीएनए में बेस 4 ही टाइप के बेस हो गए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और इंग्लिश का यदि आप लेटर्स का बात करोगे तो अल्फाबेट 26 होता है, लेकिन 26 से मिलियन एंड ट्रिलियन वर्ड्स बन जाते हैं। तो क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो कि अल्फाबेट के सीक्वेंस को चेंज कर करके वर्ड चेंज हो जाता है। उसी तरीके से ये देखने में 4 बेसिस हैं, लेकिन इसके सीक्वेंस को चेंज कर करके हम लोगों ने कितने टाइप का जीन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो 20,000 से 25,000 टाइप के जीन को आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर हो गया। जब वो आइडेंटिफाई हो गया तब उसको क्या कर दिया, सीक्वेंस कर दिया। तो सीक्वेंसिंग किसका किया, तो जीन का कर दिया। क्लियर हो गया। अब जब वो सीक्वेंस हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब सीक्वेंसिंग हमारी होगी तो एनालिसिस करना है। तो पहले एनालिसिस मत कीजिए, पहले उसको क्या कीजिए, जब सीक्वेंस हो गया तो पहले उसको स्टोर कर दीजिए। आपको सीक्वेंस मिल गया तो आप उसको क्या करिए, स्टोर। तब आराम से बैठ के एनालिसिस करेंगे, क्योंकि भैया कितना जीन है, 20,000 से 25,000 जीन है, तो आप तुरंत खोज के तुरंत तो एनालिसिस कर नहीं सकते। तो पहले आप उसको क्या कर लीजिए कि पहले आप क्या किया, आइडेंटिफाई किए जीन को, उस जीन को क्या कर लिए, सीक्वेंसिंग कर लिए। और सीक्वेंसिंग जब आप जीन का कर लिए तो उसको फिर क्या कर लीजिए, उस सीक्वेंस जीन को स्टोर कर दीजिए। बात समझ में आएगा। आप स्टोरिंग करिए तो डाटाबेस में स्टोर करिएगा। स्टोर किस में करते हैं, तो डाटाबेस में स्टोर होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टोर कर देते हैं डाटाबेस में। सीक्वेंस सीरीज पता चल रहा है। तो पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। किसको, जीन को। कितना आइडेंटिफाई हो गया, 20,000 से 25,000। फिर उसको क्या करना है, सीक्वेंसिंग कर देना कि बेस का क्या क्या अरेंजमेंट है। सीक्वेंस कर दिए, उसके क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। जैसे सपोजेड कोई जीन है, उसका सीक्वेंस है ए जी सी टी सी जी, इधर कंप्लीमेंट्री, ए है तो टी, जी है तो सी है तो जी, डी है तो ए, सी है तो जी है तो सी। इतने ही बेस का नहीं बनेगा, इतने बेस पेयर का जीन नहीं बनता। सबसे छोटा जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे है, उस जीन का नाम है टीडीएफ। कहीं 12 बेस पेयर लिखा रहता है, कहीं 14 बेस पेयर लिखा रहता है, लेकिन सही जो है वो 14 बेस पेयर है। तो मात्र 14 बेस पेयर का वही एक जीन है, टीडीएफ का जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का जीन, जो कि वाई क्रोमोसोम पे मिलता है। क्लियर हो गया। तो यहां पे आपका ये एक जीन का सीक्वेंस हो गया। तो ये जो सीक्वेंस हो गया, तो ये सीक्वेंस में ए जी सी टी सी जी सीक्वेंस। क्लियर हो गया। अब इस सीक्वेंसिंग करने के बाद इसको क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। कहां पे, तो डाटाबेस पे। स्टोर जब आप कर दिए तो उसके बाद क्या करोगे, जब आप धीरे धीरे जब समय मिलेगा तो उस स्टोर में से निकाल करके एनालिसिस करोगे। एनालिसिस का, तो एनालिसिस के लिए भी टूल डेवलप करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। जुड़ता चला जा रहा है एकदम क्लियर सीक्वेंस में। तो अब एनालिसिस करना है, यानी आपके जो जीन आए हैं उसका क्या करना है, एनालिसिस। तो इसके लिए कैसा टूल बनाना पड़ेगा, जो टूल आसानी से आपको एनालिसिस करके दे दे, खोजने में टाइम नहीं लगे। जैसे आपका क्या होता है ना कि अभी अभी जैसे मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट निकला है, क्लियर हो गया। तो अभी जितने भी बच्चे थे, सभी बच्चे का रिजल्ट का डाटाबेस बना दिया गया। जितने भी बच्चे पास किए थे सबका क्या हो गया, एक डाटाबेस बन गया। अब कोई बच्चा यदि अपना रिजल्ट देखना चाहेगा तो वहां पे उस डाटाबेस के एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर पे वो अपना रोल नंबर डालेगा और वो क्वालिफाई हुआ है या क्वालिफाई नहीं हुआ है तुरंत एनालाइज होकर के उसको मिल जाएगा। स्टोर कर दिए, यदि हम डाटाबेस बना के स्टोर कर दिए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप उस डाटाबेस से काम कर लोगे। उसके लिए एनालाइजिंग सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, जो कि आसानी से क्या करे, उसको एनालिसिस करके आपके काम के लायक बना दे।
अभी एक बच्चा डाटाबेस में, इंटरमीडिएट काउंसिल ने डाटाबेस बना दिया, और यदि एनालाइजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता कंप्यूटर में तो उस डाटाबेस का कोई यूज नहीं हो पाता, वो यूजलेस हो जाता। तो एनालाइजिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। आपने जो स्टोर किया उसको निकाल करके एनालिसिस करके हमको दे दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्चा जाएगा और वो अपना रोल नंबर टाइप करेगा और वो पता चल जाएगा कि वो क्वालिफाई किया है कि क्वालिफाई नहीं किया। तो इस लेकर के आपको क्या होना चाहिए, एनालिसिस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। उनका गोल था कि एनालिसिस सिस्टम को क्या कर दिया जाए, डेवलप कर दिया। तो ये स्टोर और एनालिसिस के लिए आपका एक बायोलॉजी का एक फील्ड बहुत इसमें ग्रो किया, जिसका नाम है बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इंफॉर्मेटिक्स जो कि स्टोरिंग एंड सीक्वेंस एनालिसिस पे ध्यान रखता है, और स्टोरिंग और एनालिसिस को वो करता है। क्योंकि 3000 बुक बना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सीक्वेंस से, और 3000 बुक को यदि आप खोजेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर डाटाबेस पे आप डाल दिए हैं और एनालिसिस सिस्टम आपके पास में, आपको जो चीज चाहिए, जिस जीन का सीक्वेंस चाहिए वो जीन उस पर प्रिंट कीजिए, उस वहां पे लिखिएगा, वो आपका सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये एनालिसिस का सिस्टम डेवलप किया गया। आइए नेक्स्ट में आते हैं। तो अब क्या हो गया, एनालिसिस सिस्टम डेवलप किया, तो एनालिसिस भी आपने कर लिया जीन का। फिर क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को रिलेटेड अदर सेक्टर को ट्रांसफर करेंगे। ये जो आप इंफॉर्मेशन लाए हो, इस इंफॉर्मेशन का तो कुछ यूज होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर कर देंगे अदर सेक्टर्स को। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अदर सेक्टर को। यानी आपको सीक्वेंस में बता रहे हैं कैसे काम हो रहा है, कैसे याद रह सकता है। ट्रांसफर कर देंगे, ये जो एनालिसिस का इंफॉर्मेशन आया है इसको ट्रांसफर कर देंगे अदर सेक्टर को, अदर सेक्टर को डाउट है? और ये जो हम लोगों ने जो सीक्वेंसिंग किया है, इस सीक्वेंसिंग के दरमियान ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ELSI, आप कोई भी काम करते हो तो ये तुमको ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है ELSI? तो इथिकल, लीगल, सोशल इशू। इथिकल मतलब मानवतावादी होता है, लीगल मतलब सही काम होना चाहिए, सोशल मतलब सामाजिक। तो कोई भी काम कीजिए तो ये ध्यान रखिए कि ELSI का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ELSI क्या है? तो ये जो आपने काम किया तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ELSI का वायलेशन नहीं हो, यानी इथिकल, लीगल, सोशल इशू, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, इसका हानि नहीं होना चाहिए। इस लेकर के ELSI का भी ध्यान रखते हैं। तो हमारा गोल फिक्स हो गया, हमने आपको कनेक्ट करके सिखा दिया। कैसे सिखा दिया? तो सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल था कि आइडेंटिफाई करना जीन को, और वो जीन आइडेंटिफाई हुआ 20,000 से 25,000 जीन। क्लियर हो गया? अब मैं बोला कि इसका नेक्स्ट हो गया कि जो जीन आइडेंटिफाई हो गया तो उसको सीक्वेंस करना। क्लियर हो गया? उसको सीक्वेंसिंग किया गया। सीक्वेंस करने के बाद वो जो आपका इंफॉर्मेशन आया उसको क्या करना, स्टोर करना, किसमें, डाटाबेस में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से होगा। फिर उस स्टोर डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा, तो इसलिए करके एनालिसिस टूल डेवलप करना, एनालिसिस टूल डेवलप करना, टूल मतलब हथियार। आपके पास एनालिसिस टूल नहीं होगा, आप केवल डाटाबेस बना के स्टोर कर दोगे तो कोई काम का नहीं होगा। तो एनालिसिस टूल डेवलप करना, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आया है उसको अदर सेक्टर को क्या करना है, ट्रांसफर कर देना, ताकि उसका यूज किया जा सके कॉमर्शियल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट आपने चलाया है, इस प्रोजेक्ट में ELSI का वायलेशन नहीं होना चाहिए, इथिकल, लीगल, सोशल इशू का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इससे किसी को नुकसान नहीं होनी चाहिए, किसी की क्षति नहीं होनी चाहिए, किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये गोल आपके पास में था, और ये सारे लाइंस NCERT का था। मैं सिंपल केवल वर्ड लिख करके एक दूसरे से कनेक्ट करके, ऐसा कोई कनेक्शन होता नहीं है लेकिन कनेक्शन है। यदि आप जीन आइडेंटिफाई करोगे तो उसको सीक्वेंस ही करोगे, सीक्वेंस करोगे तो स्टोर करोगे, स्टोर यदि कर भी दिए तो बाद में एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके लिए टूल डेवलप करना है, और फिर जाकर के उसको ट्रांसफर करना है रिलेटेड सेक्टर को। और उसके बाद ये ध्यान रखना है, इस काम करने के दरमियान ध्यान रखना है कि ELSI का वायलेशन। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का आपका क्या था, गोल था।
क्लियर हो गया? अब आइए, अब यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन सा फीचर? सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपका जो गोल हो गया, इसको ऐसे नंबर पे याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 गोल आपके पास में यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे ये मोटा मोटी आपको समझने के लिए आसानी हो इसलिए करके यहाँ पे ऐसे करके आपको जोड़ दिया गया कि जीन का पता लगाया, सीक्वेंसिंग किया, स्टोर किया, एनालिसिस किया, उसे ट्रांसफर किया और ELSI का ध्यान रखा। लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि जो जीन मिला केवल उसी को सीक्वेंस किया, ऐसा काम नहीं हुआ है। जो जीन मिला उसको तो सीक्वेंस किया ही, लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने बेस पेयर थे, टोटल बेस पेयर का भी सीक्वेंसिंग किया गया। जीन का तो किया ही गया, उसके अलावे भी जो बेस पेयर बचा हुआ था उसको भी सीक्वेंस कर दिया गया। तो ह्यूमन बीइंग के टोटल 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर को सीक्वेंस किया गया। यानी ये जीन वाले भी बेस पेयर को और नॉन जीन वाले भी बेस पेयर, यानी टोटल, ये टोटल बेस पेयर हो गया, टोटल बेस पेयर हो गया। तो ये तो एक सीरीज में ऐसे बता दिया कि ताकि आपको याद रहे कि आइडेंटिफाई करना था जीन को, अब पता चला तो उसको सीक्वेंस करना है, तो केवल जीन को सीक्वेंस करना है नहीं, जितने भी बेस पेयर ह्यूमन बीइंग के जीनोम में है सबको सीक्वेंस करना है। फिर उसको क्या करना है, तो स्टोर कर देना है। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, डाटाबेस यूज करोगे। फिर उसके लिए एक टूल डेवलप करना है कि जो डाटाबेस से स्टोर है उसको एनालिसिस किया जाए, यानी टूल डेवलप करना है, एनालिसिंग टूल जो कि एनालाइज कर सके, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमको आएगा उसको अदर सेक्टर को ट्रांसफर करना है, कैसे करना नहीं करना वो भी करना है आपको। और इस काम को करने के समय क्या ध्यान रखना है कि ELSI का वायलेशन नहीं है। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है? तो ये याद रखिएगा, जो सीक्वेंसिंग किया वो 3 × 10 के पावर 9 बेस पेयर, जो कि जीन के अलावे है, यानी टोटल जीन का तो है ही और प्लस उसके अलावे भी जो है सबको मिला करके हमने सीक्वेंस कर दिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं? तो केवल ये मत बोलिए कि जो जीन खोजे हैं उसी को सीक्वेंस किया, नहीं। यदि जो जीन खोजे हैं और उस जीन से यदि RNA बन रहा है तो उसको यदि केवल आप सीक्वेंस कीजिएगा तो उसका मेथोडोलॉजी हो जाएगा GST होगा नहीं, EST हो जाएगा। तो GST तो फेमस है, तो बस GST को तोड़ के क्या कर दीजिए, G को हटा के E कर दीजिए, तो EST बताएंगे वो सब हम लोग आगे। क्लियर हो गया? आइए, कैसे सीक्वेंस किया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये गोल आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो गोल है, ये गोल आपका क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सैलिएंट फीचर, उसका फीचर क्या था? तो सबसे पहली बात हो गई, एकदम क्लियर करिएगा, जो सैलिएंट फीचर का हम लोग बात करेंगे, सैलिएंट फीचर का हम लोग जो बात करेंगे, तो सैलिएंट फीचर में हम लोग बात करेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। गोल क्लियर हो गया और गोल के बाद आ गया सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो मैं बोला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सबसे पहले किससे लगाओ है, तो 3 से बहुत ज्यादा लगाओ। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उस सैलिएंट फीचर को मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद जो सबसे कम पूछे जाने वाला हो उसको सबसे नीचे में लिखूंगा। आइए, ये तो हिस्ट्री तो बता ही दिया कि कब शुरू हुआ था, कब प्रोजेक्ट खत्म हुआ, और सबसे लास्ट में जिस क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया गया है वो 1 नंबर क्रोमोसोम है जिसमें कि सबसे ज्यादा जीन है, और वो ईस्वी था 2006। क्लियर हो गया? तो आइए, सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो सैलिएंट फीचर आपका है, तो इसमें क्या हो गया, इस सैलिएंट फीचर में आपका 30,000 जीन को आइडेंटिफाई किया गया। कितना जीन? 30,000 जीन को आइडेंटिफाई किया गया, खोजा गया 30,000 जीन। और 30,000 जीन में ध्यान से देखिएगा, 30,000 जीन में जो एवरेज जीन है, जो एवरेज जीन है, उस एवरेज जीन का जो लेंथ है वो 3,000 बेस पेयर है।
3 से देखिए लगाओ, 3000 बेस पेयर। तो एवरेज जीन का जो लेंथ होगा वो कितने बेस पेयर का होगा? तो 3000 बेस पेयर का होगा। और कितना जीन खोजा गया? तो 30,000 जीन खोजा गया। कोई डाउट नहीं है? क्लियर एकदम? उसके बाद आइए एकदम क्लियर करिएगा। नेक्स्ट में यहां पे आपका कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर करिएगा कि जितना जीन खोजा गया उसमें से मोर देन 50% का फंक्शन हमको पता नहीं है। यानी जितना जीन हम लोग खोजे उसमें से मोर देन 50% का फंक्शन पता नहीं। क्लियर हो गया? उसके बाद जितना जीन हम लोग खोजे उसमें से लेस देन 2% जीन जो है वो प्रोटीन को कोड करता है। क्लियर हो गया? पूरा क्लियर करिए। कितना जीन खोजे? 30,000 जीन खोजे। और इस 30,000 जीन में जो एवरेज जीन होगा, यानी मोस्ट ऑफ दी जो जीन होगा, उसका लेंथ कितना बेस पेयर होगा? तो 3000 बेस पेयर होगा। क्लियर हो गया? ये अलग बात है कि एक सबसे लंबा, यहीं पे इसी को जोड़ते हैं, सबसे एवरेज जीन का जो लेंथ होगा, जितने भी जीन मिलेंगे उसमें एवरेज का लेंथ जो होगा वो एवरेज का लेंथ कितना होगा? 3000 बेस पेयर होगा। लेकिन सबसे लंबा जीन डिस्ट्रोफिन होगा। डिस्ट्रोफिन जो होगा ये लॉन्गर जीन होगा। जिसमें कितना मिलेगा आपका? 2.4 मिलियन बेस पेयर। 2.4 मिलियन बेस पेयर। इस जो लॉन्गर जीन होगा जो कि 2.4 मिलियन बेस पेयर का बना हुआ होगा। कौन सा जीन? डिस्ट्रोफिन जीन। लेकिन एवरेज जीन का लेंथ कितना होगा? 3000 बेस पेयर। बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके लॉन्ग मेमोरी में चला जाए। जीन कितना खोजे? 30,000 जीन खोजे। 30,000 जीन में एवरेज जीन का लेंथ कितना होगा? 3000 बेस पेयर। लेकिन सबसे लॉन्गर जीन जो होगा वो डिस्ट्रोफिन जो होगा वो सबसे लॉन्गर जीन होगा और इसका जो लेंथ होगा ये होगा 2.4 मिलियन बेस पेयर। कोई डाउट नहीं है? और ये जो डिस्ट्रोफिन का जो जीन है ये आपको मिलेगा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। थोड़ा हम फोकस करते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पढ़ाया गया है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो ऑटोसोमल डिजीज था, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये जो डिस्ट्रोफिन जीन है ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं करवा रहा है। डूचने मस्कुलर, डूचने लगाना पड़ेगा, डूचने। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोल दो या डिस्ट्रोफिन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डूचने लगने से वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं हुआ। केवल यदि कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलेगा ये ऑटोसोमल आपका क्रोमोसोम पे मिलेगा। लेकिन यदि कोई डूचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोल दे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोल दे, तो ये आपका डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल इसमें भी डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ये डूचने लगा दिए तो ये डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रोफी से हट गया। और ये जो डिस्ट्रोफी आपका होगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होगा, ये आपका जीन मिलेगा एक्स क्रोमोसोम पे। डूचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो जीन मिलेगा वो एक्स क्रोमोसोम, जो कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी से अलग जीन है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये इतना डीप में पूछता नहीं है, लेकिन ये कभी एक बार दो बार एम्स में पूछ रखा है। तो इसलिए करके एकदम क्लियर करिएगा, जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है तो वो डिस्ट्रोफिन जीन सबसे लॉन्गर जीन है जिसका लेंथ 2.4 मिलियन बेस पेयर है। तो ये पूछ देता है कि जो डिस्ट्रोफिन जीन है वो किस क्रोमोसोम पे मिलेगा? तो एक्स क्रोमोसोम पे। लेकिन इसका डिजीज नहीं पूछता है, लेकिन इस डिजीज का नाम है डूचने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी से अलग है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज द ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्लियर हो गया? आइए अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं थोड़ा, तो जगह मिल जाएगा तो आगे हम और भी करेंगे। ये क्लियर हो गया, ये दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। आइए आगे, एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? तो एवरेज जीन तो 3000 बेस पेयर का था, लेकिन सबसे लंबा जीन जो है वो 2.4 मिलियन बेस पेयर का, जिस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, जो सबसे स्मॉलेस्ट जीन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट जीन है वो आपका जीन है TDF का जीन, जो वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा।
तो समझो बहुत बढ़िया है आपका। डिस्ट्रोफिन का जीन एक्स क्रोमोसोम पे हो गया, जो सबसे लंबा है, जो सबसे छोटा हो वाई पे हो गया। तो किस्मत आपका बहुत बढ़िया है, इसमें आपका कोई हमको डाउट ही नहीं है, और मेहनत जम के करिए अभी। तो यहाँ पे बोला कि जो सबसे लंबा जीन है वो कहाँ चला गया, एक्स क्रोमोसोम पे चला गया, जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। और डिजीज इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। आगे दूसरे लगाना भूलिएगा तो बस पूरा गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आइए, ये जो टीडीएफ है ये किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और ये सबसे छोटा जीन है जिसका लेंथ आप 12 बेस पेयर लिखा हुआ कहीं मिलेगा और कहीं आपको मिलता है 14 बेस पेयर। लेकिन कॉमनली हमने देखा है कि 14 बेस पेयर आपका मिलता है, मात्र 14 बेस पेयर, 14 बेस पेयर, मात्र कितना, 14 बेस पेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो टीडीएफ है, ये जीन टीडीएफ जीन जो है ये आपका मिलेगा कहां, तो वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा। और जो डिस्ट्रोफिन जीन था, ये जो डिस्ट्रोफिन जीन था ये कहां मिल रहा था, ये मिल रहा था एक्स क्रोमोसोम पे। क्लियर हो गया। तो अब ये जो टीडीएफ जीन है ये आपका 12 बेस पेयर या 14 बेस पेयर का बना होगा। तो ये कॉमनली आप देखते हैं तो 14 बेस पेयर आपको मिलता है। क्लियर हो गया। अब आइए, ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, ये वाई क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम पे ही सबसे छोटा जीन तो मिल ही रहा है, साथ में सबसे कम जीन भी मिलेगा। और आपका किस्मत अच्छा हो गया, वाई क्रोमोसोम के एक ही इंफॉर्मेशन से दो इंफॉर्मेशन निकल के आ गया कि वाई क्रोमोसोम पे सबसे छोटा जीन तो मिल ही रहा है और साथ में सबसे कम जीन भी मिलेगा। क्लियर हो गया। तो कैसे मिलेगा सबसे कम जीन, तो वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा 2, और 2 के बाद क्या आता है 3, और उससे बुला गया बच्चा कि हम 1 तो लिखे ही नहीं आगे, तो बाद में 1 लिख लिया, तो 231। बच्चा क्या किया, 1 छोड़ करके 2 से लिखना शुरू कर लिया। अब बाद में वो बच्चा जब लिखने के समय बुला गया कि भैया 1 छोड़ दिया, तो आगे नहीं जा करके इधर नहीं लिख करके इधर ही लिख दिया, तो 231 जीन। क्लियर हो गया। यानी आपका शुरू का ही 3 ले लिया ये, तो 231 से ये छोटा हो गया। ये इसका मतलब हो गया कि वाई क्रोमोसोम पे टोटल कितना जीन मिलेगा, तो 231 जीन मिलेगा। और ये सब जितने भी आपके पास में क्रोमोसोम है उसमें सबसे कम जीन जिस क्रोमोसोम पे वो क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम, और उसमें टोटल कितने जीन है, तो 231 जीन है। तो वाई क्रोमोसोम से 2 इंफॉर्मेशन है कि सबसे छोटा जीन भी वाई क्रोमोसोम पे और सबसे कम जीन भी वाई क्रोमोसोम पे। क्लियर हो गया। तो सबसे कम जीन मतलब कितना जीन, तो 231 जीन। कैसे याद करने बोले, तो 1 को बाद में लिख देना है, तो 2 3 लिख दिए, बाद में 1 हो गया। क्लियर हो गया। तो 2 3 लिख करके बाद में 1, तो 231 जीन हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। अब ये जीन के लेंथ की बात से ही यहाँ से पूरा इंफॉर्मेशन हो गया आपके पास में, कोई डाउट नहीं है। और आइए, सबसे ज्यादा जीन जो आपका, जब सबसे कम जीन का बात आ गया तो सबसे ज्यादा जीन का भी बात आ जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको और नीचे करके लिख देते हैं, बाद में इसको मिटाएंगे हम। वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन मिला जो कि नंबर था 231 जीन। वाई क्रोमोसोम पे टोटल कितने जीन थे, 231 जीन। तो सबसे कम जीन वाई क्रोमोसोम पे मिला। तो दूसरा रिपीट में क्वेश्चन होगा कि सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पे मिलेगा। आपने बोला कि सबसे लंबा जीन डिस्ट्रोफिन है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीन कौन है, तो कौन है, तो टीडीएफ है। कहां मिल रहा है, वाई क्रोमोसोम पे। और सबसे लंबा जीन कहां मिल रहा था, एक्स क्रोमोसोम। कोई डाउट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। यदि आपने बोला कि सबसे कम जीन वाई क्रोमोसोम पे मिलता है जो कि 231 है, तो सबसे ज्यादा जीन, मोर जीन present in Y 1 number chromosome, present in 1 number chromosome, present in 1 number chromosome। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1 नंबर क्रोमोसोम पे ज्यादा जीन था, इसलिए करके ये सबसे बाद में सीक्वेंस हुआ और 2006 में जाकर के सीक्वेंस हुआ। ये 1 नंबर क्रोमोसोम जो है ये 2006 में सीक्वेंस हुआ, जबकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका 1990 में शुरू हुआ था और 2003 में जाकर के फिनिश हो गया था। तो ये 1 नंबर क्रोमोसोम को ये याद करने में आसानी हो गई कि 1 नंबर क्रोमोसोम, 2 इंफॉर्मेशन आ गया कि 1 नंबर क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन था, इसके सबसे बाद में सीक्वेंस हुआ।
2006 में ये फिनिश हुआ। एक नंबर क्रोमोसोम की सीक्वेंस फिनिश कब हुई? 2006 में जाकर के फिनिश हो गया। क्लियर हो गया? इस पे जो 1 नंबर क्रोमोसोम पे जो टोटल जीन था ये 2968, गाड़ी नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, 2968। तो आपका एक नंबर क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन था जो कि 2968, 2968 जीन एक नंबर क्रोमोसोम पे था। और इतना जीन फिर किसी क्रोमोसोम पे हो नहीं सकता, इससे कम ही होगा। यानी सबसे ज्यादा 2968 है जो कि एक नंबर क्रोमोसोम पे ही है। क्लियर हो गया? तो इस लेकर के आपका एक नंबर क्रोमोसोम पे कुछ बच्चे को मतलब कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चे को कि एक नंबर क्रोमोसोम पे ही ज्यादा जीन है, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं। एकदम क्लियर करिएगा कि ये जो एक नंबर क्रोमोसोम है ये शुरू में ही है, इसीलिए कि कोई जैसे ट्रेन आपका होगा तो सीढ़ी के बगल में जो शुरू में जो बॉगी होगा उसी में सबसे ज्यादा आदमी बैठ जाएगा, क्योंकि उतरेगा सीढ़ी से तुरंत जाकर उस पर बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? तो या ऐसे भी आप कर सकते हो कि एक देखने में छोटा लगता है लेकिन यह है बहुत बड़ा। जो छोटा लगता है इसमें उसको छोटा नहीं समझा जाए, वो बड़ा है। देखने में एक लगता है कि छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा जीन रख रहा है। इसके बाद का तो सब बड़ा है, एक के बाद 2 3, लेकिन जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा काम कर रहा है। 2968 जीन को अपने पास रखे हुआ है। क्लियर हो गया? यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक बार और बोल करके इसको मिटा रहे हैं। ये सैलिएंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 30,000 जीन का पता लगाया गया। एवरेज जीन का जो लेंथ था वो 3000 बेस पेयर था, यानी मोस्ट ऑफ दी जो जीन थे वो 3000 बेस पेयर लेंथ का ही था। लेकिन जो सबसे लंबा जीन है डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो लॉन्गर जीन है जो कि 2.4 मिलियन बेस पेयर का, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है। सबसे छोटा जीन जो है वो TDF जीन है जो 3000 बेस पेयर का नहीं बना हुआ है, मात्र 12 या 14 बेस पेयर का बना हुआ है, जो कि वाई क्रोमोसोम पे मिलता है। और वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन भी मिलता है, 231 जीन। और एक नंबर क्रोमोसोम मोर जीन प्रेजेंट होता है कहां पे? एक नंबर क्रोमोसोम पे, और जिसको सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया 2006 में उसकी सीक्वेंसिंग फिनिश हुई, और उससे सबसे ज्यादा जीन मिलता है 2968 जीन। कोई डाउट इसमें? यस। आइए अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, इस जगह पे हम लोग बात करते हैं, इसको यहां पे अब इस जगह पे यदि आप लोग बात कीजिएगा, इस जगह पे यदि बात कीजिएगा, आपने जो जीन खोज रखा है, जीन जो खोज रखा है, उस जीन में देखा गया कि मात्र लेस देन 2% जीन, लेस देन 2% जीन ही प्रोटीन कोडिंग जीन है, प्रोटीन कोडिंग जीन है। क्लियर हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? यदि जीन है तो वो तो आरएनए बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर हो गया? जीन नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि लेस देन 2% जीन जो है वो एमआरएनए बना रहा है, अब बाकी सब आरआरएनए और टीआरएनए या बाकी आरएनए बना रहा होगा। जीन है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है? तो जीन का होता है। तो जितना जीन आप पता किए 30,000 जीन, उसमें से मात्र लेस देन 2% जीन जो है वो प्रोटीन कोडिंग जीन है, प्रोटीन कोडिंग जीन है। लेस देन 2%, ये डाटा दिमाग में आपको रखना है, लेस देन 2% जीन। और 50% जीन, जितना भी जीन आप पता किए हो उसमें से 50% जीन का फंक्शन अननोन है। फंक्शन ऑफ द 50% जीन इज अननोन, फंक्शन ऑफ द 50% जीन इज अननोन, जीन्स आर अननोन। मतलब जितना जीन आप पता किए हो उसमें से 50% जीन का फंक्शन आपको पता नहीं है, यानी आपके लिए काम बचा हुआ है। क्लियर हो गया?
यानी आपके पास कितना काम है कि अभी तक में हम लोग मात्र 50% जीन का ही पता लगा सके हैं कि क्या फंक्शन है, और 50% जीन का फंक्शन हमको पता ही नहीं। और कितना परसेंट जीन प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, तो लेस देन 2% जीन। कोई डाउट नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखिएगा, ऊपर से ही क्लियर करते हुए आइएगा। ये सब सैलिएंट फीचर है जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आइए, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, ये एकदम क्लियर करके रखिएगा, इसमें बात करेंगे एक रीजन होता है जो सबसे इंपोर्टेंट, उसको पहले बोल रहा हूं, उसको बोलते हैं SNP, और इसको शॉर्ट में सिनिप्स भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा, हम जो बोलेंगे यहां से बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बोलेंगे, और इस जगह से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो पहले वर्ड लिख करके तोड़ देते हैं आपका। यहां S से हो जाएगा सिंगल, N से हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और P से हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। इन डाउट? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो सबसे पहले इसको तोड़िए। पॉली मतलब होता है मेनी, या मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। क्लियर हो गया? तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के केस में क्या होता है कि इंडिविजुअल में एक बेस पेयर का, सिंगल मतलब एक हो गया, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो एक न्यूक्लियोटाइड का चेंजिंग मिलता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो चेंजिंग मिलेगा तो वो बहुत सारा चेंज मिलता है, इसलिए करके बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन कितने न्यूक्लियोटाइड का चेंज होता है? एक न्यूक्लियोटाइड की चेंजिंग होती है, और वो एक न्यूक्लियोटाइड का चेंजिंग जो होगा उसके कारण बहुत सारा फॉर्म बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जीन में नहीं होगा, ये जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म मिला वो जीन के सीक्वेंस में नहीं आएगा, क्योंकि जीन में आप चेंजिंग कर दोगे तो म्यूटेशन हो गया वो। और ये SNP बनता ही है म्यूटेशन से। यदि कहीं पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म का केस आ रहा है जेनेटिक लेवल पे, जीन के लेवल पे, DNA के लेवल पे, यदि पॉलीमॉर्फिज्म की बात DNA लेवल पे बोली जा रही तो वो म्यूटेशन से ही संभव है। पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म। यदि सपोज यहाँ पे एक सीक्वेंस है ATCG, और दूसरे इंडिविजुअल में यहाँ पे हो गया AACG, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर हो गया। कितने न्यूक्लियोटाइड का अंतर हो गया? तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ T के जगह पे A आया होगा तो म्यूटेशन से आया होगा। तो इस तरीके से एक बेस का, एक न्यूक्लियोटाइड का बहुत जगह पे चेंजिंग होता है। तो बहुत जगह पे चेंजिंग होता है तो बहुत फॉर्म बन गया उसका, वो जो बहुत सारा जो फॉर्म बन गया एक न्यूक्लियोटाइड के चेंजिंग के कारण, इसलिए कि इसका नाम क्या पड़ा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से बहुत सारा फॉर्म बना है, केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है और उसके कारण बहुत सारा फॉर्म बन गया। ये जो आपका SNP है ये मिला कितने जगह पे है? तो 1.4 मिलियन SNPs आपके मिले हैं। 1.4 मिलियन SNPs, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंजिंग के कारण 1.4 मिलियन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म मिला है। यानी 1.4 मिलियन जगह पे आपका एक एक न्यूक्लियोटाइड का चेंजिंग है, तो दिक्कत नहीं है। अब आइए, इस SNP का जो ये SNP है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले एकदम क्लियर कर लीजिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म, और ये जो फॉर्म बना है बहुत सारा, वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंजिंग के कारण बना। सुन लिया क्या बोले? सिंगल न्यूक्लियोटाइड में जो चेंजिंग हुआ है, एक एक न्यूक्लियोटाइड का जो चेंजिंग हुआ है, तो उसके कारण क्या हुआ है? बहुत सारा फॉर्म बना है, और वो बहुत सारा फॉर्म कितना है? तो 1.4 मिलियन। यानी 1.4 मिलियन आपके जीनोम में ऐसे जगह होंगे जहां पे एक एक न्यूक्लियोटाइड की चेंजिंग होगी। तो डाउट नहीं है,
अब इसको क्या यूज किया जाता है, इस SNP को क्या यूज किया जाता है, तो डिजीज एसोसिएटेड जीन का लोकेशन पता करने के लिए, ये दिख रहा होगा, एसोसिएटेड जीन का लोकेशन पता करने के लिए, मतलब SNP एक रेफरेंस हो जाता है। अब किसी जीन में म्यूटेशन हुआ तो बता दिया जाता है कि SNP से इतना बेस पेयर आगे है या उस SNP से इतना बेस पेयर पीछे है, गांधी मैदान के आगे है बिस्कोमान भवन, इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब हो गया कि SNP को एक रेफरेंस कर दिया जाता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को क्या कर दिया था, रेफरेंस, और उससे डिजीज एसोसिएटेड जो जीन होता है उसका पता लगा लिया जाता है, यानी उसका लोकेशन पता कर लेते हैं हम लोग, किसके मदद से, तो SNP के मदद से। क्लियर हो गया। और दूसरा क्या होता है, ह्यूमन का इवोल्यूशन का भी पता चल जाता है, ह्यूमन इवोल्यूशन कि ह्यूमन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि ये जो SNP बना होगा म्यूटेशन से बना होगा, तो ये म्यूटेशन को देख देख करके हमको ये पता चल जाता है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आप SNP को दो जगह यूज कर सकते हो, ये मेडिकल का पेटेंट क्वेश्चन है और NCERT का लाइन सही है कि SNP के मदद से हम लोग डिजीज एसोसिएटेड जीन का लोकेशन पता कर लेते हैं, और SNP के मदद से ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये भी पता लगाने में हमको SNP मदद करता है। और ये SNP जो है, इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड लगा हुआ है, ये पॉलीमॉर्फिज्म किसके सेंस में लगा हुआ है, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंजिंग के सेंस में लगा हुआ। और वो चेंजिंग हुआ कैसे होगा, तो म्यूटेशन से। यदि आप DNA के लेवल पे यदि कोई चेंजिंग की बात करते हो तो वो म्यूटेशन से ही संभव है। कोई डाउट किसी को, एकदम क्लियर हो गया, एकदम यहाँ पे फोकस करके रखिए, क्लियर हो गया। आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये SNP में और बोलना है कि हमको SNP कितना है, तो 1.4 मिलियन प्लेसेस पे, क्लियर हो गया। और इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, तो डिजीज एसोसिएटेड जीन, यानी जो डिजीज काउज करा रहा है जो जीन, उसके लोकेशन को पता लगाने के लिए, उसके लोकेशन को ट्रैप करने के लिए हम लोग SNP का मदद लेते हैं। और क्या करते हैं, तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ है, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसमें भी SNP क्या कर देता है, मदद कर देता है। रेसेस का भी पता चल जाता है। क्लियर हो गया। आइए अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, हम लोग के लाइफ के लिए भी, कि हम लोग ह्यूमन बीइंग में जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, वो 99.9%, जितने भी इंडिविजुअल हैं वो 99.9% सिमिलर है बेस सीक्वेंस के मामले में। यानी ह्यूमन बीइंग में जितना भी इंडिविजुअल मिलेगा उसमें सिमिलरिटी होगी 99.9%। यानी हम और आप कितना से सिमिलर है, 99.9% से सिमिलर है सीक्वेंस के मामले में, लेकिन मात्र 0.1% से डिफर है, और कितना अंतर है, कोई डाउट नहीं है। ये एकदम क्लियर करिए कि 99.9% जो होगा सिमिलर होंगे हम लोग, इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑल इंडिविजुअल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर इन 99.9% बेस सीक्वेंसेस। क्लियर हो गया। तो 99.9% हम लोग क्या है, सिमिलर है बेस सीक्वेंस के मामले में, ऑल इंडिविजुअल। क्लियर हो गया, ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल इंडिविजुअल्स। कोई डाउट इसमें, तो ये एकदम दिमाग में रखिएगा कि हम लोग 99.9% क्या है, तो सिमिलर है बेस सीक्वेंस के मामले में, ऑल इंडिविजुअल्स, ऑल इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बीइंग के केस में। चलिए फिर चलिए रिपीटेटिव सीक्वेंस, रिपीटेटिव नहीं, रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्लियर हो गया। रिपीटेटिव सीक्वेंस का क्या मतलब होगा, आप रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसे बोलिएगा, तो रिपीटेटिव का मतलब होता है रिपीट करना। कोई भी चीज आपका रिपीट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिपीट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका
वाटर लिखा हुआ है और यही वाटर फिर इस जगह पे आ जाए और यही वाटर फिर इस जगह पे आ जाए, तो आप बोलोगे कि चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से क्या होता है ना कि कुछ सीक्वेंस होता है, चाहे वो एटी सीक्वेंस हो जाए या जीसी सीक्वेंस हो जाए, ये बार बार आने लगता है डीएनए के ऊपर, बार बार आने लगता है। तो ये जो बार बार ये जो सीक्वेंस आने लगता है, तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्लियर हो गया? और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, ये यूकैरियोट के केस में ही मिलता है, प्रोकैरियोट के केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके डीएनए का लेंथ क्या होता है, छोटा, उसमें जगह नहीं है कि रिपीट किया जा सके। क्लियर हो गया? अब आइए, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहले बताए थे, इसके बाद इसको हम और क्लियर कर देंगे। ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये आपका डायरेक्ट कोड नहीं होता है, डायरेक्ट इसकी कोडिंग में कोई रोल नहीं है, यानी ये कोडिंग नहीं करेगा किसका, तो प्रोटीन का। यानी ये रिपीटेटिव सीक्वेंस का कोडिंग में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड उसका डिनामिक्स का मतलब हो गया कि स्टैटिक एंड डिनामिक्स। स्टैटिक वाला रुका हुआ और डिनामिक्स वाला मूव करने वाला, यानी क्रोमोसोम में चेंजिंग, क्रोमोसोम के अंदर चेंजिंग, तो क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजिंग होगा वो डिनामिक कहलाएगा, और वो जो डिनामिक होगा वो डिनामिक को भी रिपीटिव सीक्वेंस क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जब वो चेंजिंग होगा तो एक तरह से वो क्या करेगा कि कुछ नए चीज वहां पे चेंज होकर के आएंगे, तो वो इवोल्यूशन कहलाएगा। तो इवोल्यूशन, तो यानी डायरेक्ट प्रोटीन कोड नहीं कर रहा है, लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसका डायनामिक्स और उसके इवोल्यूशन को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड उसके इवोल्यूशन को चेंज कर रहा है। क्लियर हो गया? अब आइए, ये जो रिपीटिव सीक्वेंस है, ये रिपीटिव सीक्वेंस दो टाइप का हो सकता है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहां पे आपका खत्म हो गया। क्लियर हो गया? हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के में यूज होगा ये रिपीटिव सीक्वेंस, लेकिन चूंकि यहाँ पे आ गया है इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं। ये जो रिपीटिव सीक्वेंस है, ये दो टाइप का होता है। एक का नाम है मिनी सैटेलाइट और एक का नाम है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड एक का नाम है माइक्रो सैटेलाइट। एक का नाम है मिनी सैटेलाइट और एक का नाम है माइक्रो। यहां पे मिनी है और यहां पे माइक्रो लगा हुआ है, थोड़ा सा पकड़िएगा बात को। मिनी और माइक्रो में छोटा कौन है? माइक्रो छोटा है और मिनी इससे क्या है, बड़ा है। कोई डाउट नहीं है? अब ये जो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट जो रिपीटिव सीक्वेंस है, इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, वो नोमेनक्लेचर का बेसिस होता है कि कौन सा बेस आपका रिपीट कर रहा है और कितना बार रिपीट कर रहा है। बात समझ में आ गया? यानी मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, यानी कोई भी रिपीटिव डीएनए का यदि आप नोमेनक्लेचर करोगे, उसका नेमिंग करोगे, उसका नेमिंग का बेसिस होगा कि किस बेस का रिपीटिंग हो रहा है और कितना बार रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यहां पे हो गया कि मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट यानी रिपीटिव सीक्वेंस का जो आप कैटेगराइजेशन करोगे, इसको जो कैटेगराइज जो करोगे, इसका बेसिस होगा टाइप। ये जो कैटेगराइज करोगे, इसका बेसिस होगा बेसिस ऑफ बेस कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट कर दीजिए, रिपीटेटिव यूनिट या रिपीटिव यूनिट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिव यूनिट, ये रिपीटेटिव यूनिट,
रिपीटेटिव यूनिट, तो इसका मतलब है कि कैटेगरीज, ये जो रिपीटिव सीक्वेंस है, इसको यदि आप कैटेगराइज करोगे, उस कैटेगराइज का बेसिस होगा बेस का कंपोजिशन। बेस का कंपोजिशन मतलब वो जीसी कंपोजिशन है या एटी कंपोजिशन। तो बेस का कंपोजिशन एंड नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट, यदि जीसी एक यूनिट है तो ये कितना बार आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आइए मिनी सैटेलाइट का यदि आप लोग बात करोगे, तो मिनी सैटेलाइट का यदि टोटल लेंथ की बात करें तो 20 केबी लेंथ होगा। ये मतलब हो गया 1000, 20 केबी का लेंथ होगा। तो आपको यदि कोई बोले कि मिनी सैटेलाइट का जो टोटल लेंथ होगा वो कितने केबी का होगा, तो 20 केबी का होगा। और इस 20 केबी के लेंथ में जो रिपीट होगा वो 20 से 25 बार रिपीटेटिव यूनिट आ जाएगा, रिपीटेटिव यूनिट आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि मिनी सैटेलाइट जो होगा वो 20 केबी लेंथ का होगा और उसमें जो रिपीटेटिव यूनिट है वो 20 से 25 बार आएगा। क्लियर हो गया। और एक रिपीटेटिव यूनिट में 9 से लेकर के 64 बेस पेयर होंगे, 9 से 64। जितना ज्यादा बेस पेयर होने लगेगा उसका आने का चांस उतना दूर चला जाएगा। ध्यान से देखिए, हम आपको बता देते हैं, बायोटेक में भी यूज करेंगे। जैसे सपोजेड मेरा रिपीटेटिव यूनिट है ए टी जी सी जी, ये 4 ही का करिए ना पहले। क्लियर हो गया। तो ये जो 4 बेस का आपका रिपीटेटिव यूनिट है, अब ये कितने बेस पेयर के बाद आएगा ये आपको कैसे करना पड़ेगा। तो ये जितना बेस है ये सब आपका 4 के पावर कर दीजिए। तो कितना बेस है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे पावर कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 268, 256। क्लियर हो गया। तो 256 80 256। तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस अब 256 बेस पेयर के बाद आएगा। यदि एक बेस लेते तो 4 लिखते और एक बेस है तो पावर 1, यानी 4 बेस के बाद ये फिर आ जाएगा। यदि एक बेस रिपीटिंग सीक्वेंस होता तो कितने के बाद आया, 4 बेस के बाद। ये जितना कम बेस का रिपीटिंग सीक्वेंस होगा उतना जल्दी जल्दी आ जाएगा। नहीं समझ में आया। जितना कम बेस का रिपीटिंग सीक्वेंस होगा वो उस जीनोम में उतना जल्दी जल्दी आएगा, और जितना लंबा बेस कंपोजिशन का रिपीटिंग सीक्वेंस होगा वो जीनोम में उतना बाद आएगा। क्लियर हो गया। बायोटेक में हम इसको यूज करके बताएंगे कि प्राइमर और प्रोब। क्लियर हो गया। तो ये एकदम दिमाग में आपको रखना है। यदि रिपीटिंग सीक्वेंस 4 बेस का है तो कितने के बाद आ रहा है, 256 के बाद आ रहा है। और यदि एक बेस का है तो कितने के बाद आ रहा है, तो 4 के बाद आ रहा है। और यदि 2 बेस का होता, 80 होता, तो कितने के बाद आएगा, तो 4 और कितना बेस है, तो 2 बेस का है तो पावर 2 हो जाएगा, यानी 16 के बाद आएगा। पहला यदि 80 यहां आया तो अब कितने के बाद आएगा, तो 16 बेस पेयर के बाद अब ये दोबारा आएगा। क्लियर हो गया। ये क्लियर करिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि मिनी सैटेलाइट में कितना बेस पेयर का रिपीटिंग यूनिट है, तो मिनिमम 9 का है और मैक्सिमम कितना का है, 64 बेस पेयर का। क्लियर हो गया। और ये जो माइक्रो सैटेलाइट है, ये माइक्रो सैटेलाइट जो है इसका रिपीटिंग सीक्वेंस जो है ये 2 से लेकर के 10 बेस पेयर का आप इसको ले सकते हैं, या 13 बेस पेयर कर लीजिए। 10 भी करते हैं, 13 भी कर दीजिए। हो गया। तो 2 to 13 बेस पेयर का। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 है तो जल्दी जल्दी आ जाएगा, 3 है तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो माइक्रो सैटेलाइट होगा, ये माइक्रो सैटेलाइट का चांसेस क्या है कि जल्दी जल्दी जल्दी, यानी पूरा क्रोमोसोम में, ध्यान से सुनिएगा बहुत बड़ी चीज, ये माइक्रो सैटेलाइट 2 से लेकर के 13 बेस पेयर का इसका रिपीटिंग सीक्वेंस होता है। तो इसका आने का चांस जल्दी जल्दी है। ये पूरे क्रोमोसोम में इस तरीके से बिखरा हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन
जो मिनी सैटेलाइट है इसका रिपीटिंग सीक्वेंस 9 से शुरू होकर के 64 तक चला जाता है। तो ये पूरे क्रोमोसोम में आपको नहीं मिलेगा, ये क्रोमोसोम के टेल रीजन पे मिलेगा, और वो जो टेल रीजन होगा वो हो जाएगा टेलोमियर, नियर टेलोमियर। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये जो मिनी सैटेलाइट होगा इसकी रिपीटिंग सीक्वेंस कहां पे मिलेगा? तो नियर टू टेलोमियर, टेलोमियर के नजदीक मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। यहां पे आप एकदम इसको क्लियर करिएगा कि यहाँ पे एकदम क्लोज टू टेलोमियर, नियर टू टेलोमियर मिलेगा। और बात करते हैं इसमें, ये जो मिनी सैटेलाइट होता है, ये मिनी सैटेलाइट में आपका VNTR आता है, और माइक्रो सैटेलाइट में भी VNTR आता है। VNTR क्या है? तो उसमें भी देखिए नाम लगा होगा VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। टेंडम का मतलब होता है आगे पीछे। ये जो रिपीट होगा ये किधर होगा? तो आगे और पीछे रिपीट होगा। तो टेंडम का मतलब होता है आगे पीछे। VNTR का फुल फॉर्म हो गया वेरिएबल, N से नंबर, T से टेंडम, R से रिपीट। तो VNTR इधर भी मिलेगा, यानी मिनी सैटेलाइट VNTR भी होगा, और माइक्रो सैटेलाइट में भी आपका VNTR मिलता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस VNTR को यूज किया जाता है? तो मिनी सैटेलाइट वाला VNTR को यूज किया जाता है। अभी जब हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताएंगे तो क्यों किया जाता है कि उस जगह पे क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो आप यदि रिपीटिंग सीक्वेंस का बात करते हो तो ये कितना बार रिपीट होगा ये डिपेंड करता है कि कितने बेस का रिपीटिंग सीक्वेंस है। यदि कम बेस का रिपीटिंग सीक्वेंस हो तो जल्दी 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 रिपीट कर जाएगा, तो वो कौन सा सैटेलाइट कहलाएगा? माइक्रो सैटेलाइट कहलाएगा। और यदि ज्यादा बेस का यदि रिपीटिंग सीक्वेंस होगा तो वो दूर दूर जाकर के आएगा, और जनरली वो क्या कहलाएगा? तो मिनी सैटेलाइट कहलाएगा। और किसके नजदीक होगा? तो नियर टू टेलोमियर होगा, तो डाउट नहीं होगा। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे पूरा ह्यूमन जीनोम का, यदि डीएनए को आइसोलेट करके यदि तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा? तो 2 पिक मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, उस ग्राफ में डीएनए का 2 पिक मिलेगा, एक लोअर पिक मिलेगा और एक अपर पिक मिलेगा। ये जो अपर पिक मिलेगा ये मिनी सैटेलाइट का होगा, और ये जो लोअर पिक मिलेगा ये माइक्रो सैटेलाइट का होगा। रिपीटिंग सीक्वेंस में जो आप यदि उसके डीएनए को आइसोलेट करके यदि तुम ग्राफ ड्रॉ करवाओगे तो वहां पे क्या होगा कि 2 पीक आपका मिलेगा, एक रिपीटिंग सीक्वेंस का मिनी सैटेलाइट का मिलेगा और एक माइक्रो सैटेलाइट। ये माइक्रो सैटेलाइट का हो जाएगा, ये मिनी सैटेलाइट का हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो रिपीटिंग सीक्वेंस का आपका पीक मिलता है। क्लियर? कोई कॉन्सेप्ट इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब यहां से क्लियर करिएगा, कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर करिए कि यदि आप ये रिपीटिंग सीक्वेंस जो है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का खत्म हो गया था, लेकिन क्योंकि इसको हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करना है तो चूंकि आ गया है इसलिए। अच्छा बोले रिपीटिंग सीक्वेंस का कोई प्रोटीन कोडिंग में डायरेक्ट रोल है क्या? कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। तो क्या करता है रिपीटिंग सीक्वेंस? तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्रोमोसोम के डिनामिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, और क्रोमोसोम का जो इवोल्यूशन है उसको भी अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया? और ये रिपीटिंग सीक्वेंस जो होगा कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का हो गया, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जो होगा वो कितने लेंथ का होगा? तो 20 के भी लेंथ का होगा। उसमें कितना रिपीट मिलेगा? तो 20 से 25 रिपीटिंग यूनिट मिलेगा। और इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगा उसमें 9 से लेकर के 64 बेस पेयर तक होगा। इस लेकर के ये क्या होगा कि 9 से 64 यानी बहुत ज्यादा बेस पेयर का यूनिट हो गया। इस लेकर के ये नियर टू टेलोमियर मिलेगा, नियर टू टेलोमियर, टेलोमियर के पास। लेकिन माइक्रो सैटेलाइट में ऐसा कोई बात नहीं होगा। इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होगी वो 2 से लेकर के 13 बेस पेयर का होगा, और ये क्रोमोसोम में हर जगह पे ये स्कैटर्ड किया हुआ रहेगा, बिखरा हुआ होगा। और दूसरी बात कि माइक्रो सैटेलाइट में भी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होगा, ये भी जहां तहां बिखरा होगा, और इसमें भी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होगा। लेकिन ये जो मिनी सैटेलाइट का VNTR होगा इसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे। VNTR का मतलब हो गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। एनी डाउट्स? आइए, ये सैलिएंट फीचर के साथ में यहां खत्म हो गया यहाँ पे पॉइंट। अब आइए कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसके लिए कौन सा मेथड्स लगाया गया और उस मेथड्स में क्या क्या यूज किया गया, इसको हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग क्लियर करते हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे पॉइंट यहां पे आपका है
रिपीटेटिव सीक्वेंस का मतलब हो गया कि बार बार आने वाला सीक्वेंस। यदि आप रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस यदि आप बोलते हो तो इसका मतलब हो गया कि बार बार आने वाला सीक्वेंस। आप बोलते हैं कि हम पढ़ाई को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक बार पहले पढ़ रखे हैं उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। और ये रिपीटिव सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डायरेक्ट तो प्रोटीन कोडिंग में भाग नहीं लेता है, प्रोटीन को कोड नहीं करता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसका डायनामिक, उसके इवोल्यूशन के लिए। क्लियर हो गया?